एवरीवन, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। जैसे कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का सीरीज 1 से 14 तक ख़त्म हो चुका है। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं जाके आप देख सकते हैं। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं इजीली। हम पॉलिटिकल साइंस का एक सीरीज चला था जिसमें MCQ क्वेश्चन हम कराए थे, उसको हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके सैटरडे तक, इवन मान के चलिए संडे भी मान लीजिए आप, संडे तक हम डाउट लेंगे। डाउट किसका? पॉलिटिकल साइंस का। जितना पढ़ाए हैं, अगर उनमें से आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप नीचे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर ये हमको डाउट है, आप बता दीजिए। वो चीज़ बताया जाएगा। और साथ ही जो हमको इम्पोर्टेंट लगेगा, आपके जो भी चैप्टर आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो चैप्टर का जो भी MCQ नहीं कराएंगे, बस एक थ्योरी मतलब लेक्चर अपलोड करेंगे। 3 दिन में जितना ज़्यादा हो सके, 3 लेक्चर आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, वो कराएंगे। अगर आप अपने डाउट बता दिया तो आपका डाउट क्लियर करवाएंगे। ठीक है, अगर आपने डाउट नहीं बताया तो वो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं अपलोड कर दूंगा। आपके संडे तक 3 लेक्चर आएंगे। ठीक है, यानी तो उसमें क्या होगा कि जैसे जो हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट लगा, जो नहीं पढ़ा है, जो क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेज है, उसको मैं बताऊंगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका डाउट है तो आप डाउट को लिखिए कमेंट में, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा। इसके बाद आपका डाउट ही सेशन चल रहा है तो नेक्स्ट ही लेक्चर जो भी आएगा वो डाउट का ही आएगा। ठीक है बच्चे, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और रिवीजन कीजिए। जितना हम पढ़ाए हैं उसको आप रिवीजन करिए। जितना बार रिवीजन करेंगे उतना बार आपको डाउट निकलेगा। और देखिए, एक रिवीजन करने में ना आपको थोड़ा टाइम लगता है, जब दूसरा रिवीजन करेंगे ना उससे और कम टाइम लगेगा, फिर उससे और कम टाइम लगेगा। तो रिवीजन करते जाएंगे तो आपका जो टाइम का वैल्यू है ना वो लेस होते जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात ये है ना, कभी कभी ये होता है कि आप लोग अभी इनिशियल स्टेज में है तो आप लोगों को मन नहीं करता है पढ़ने वढ़ने का, चाहे कुछ भी, यानी प्रॉब्लम कुछ होता ही है सब किसी के साथ। तो जब आपको मन ना करे पढ़ने का ना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है छोड़ दे, गिव अप कर दे, तो क्या करना है उस समय, आप जो पढ़े हैं ना उनको रिवीजन करिए। इससे क्या होता है, आपका मनोबल बढ़ता है। जब मन ना करे पढ़ने के लिए तो आप रिवीजन करिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और सेकेंड थिंग्स ये है कि आप हमेशा मोटिवेट रहिए, कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, होता क्या है आपके लाइफ में अप एंड डाउन होते रहता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिनके लाइफ में अप एंड डाउन नहीं होता है। सब किसी के लाइफ में अप एंड डाउन होता है। किसी की लाइफ में ज़्यादा होता है, किसी की लाइफ में कम होता है। तो क्या हम जीना छोड़ देंगे, पढ़ाई करना छोड़ देंगे? अगर मान लीजिए आपका अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, आपके घर के माहौल अच्छे नहीं, जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या आप छोड़ देंगे पढ़ाई? पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आप क्या यार, एक से गरीब बच्चे हैं, फिर भी वो सारे प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप तो बढ़ सकते हैं ना। तो कोई भी प्रॉब्लम आए, आप एक्सक्यूज नहीं बनाना है, बहाना नहीं बनाना है। देखिए, जब अगर किसी भी बच्चा को नहीं मन करना है पढ़ने का कारण क्या है, एक्सक्यूज। उनके पास बहाना 50 है। बहाना छोड़िए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक्सक्यूज ही पढ़ने नहीं देता है। एक्सक्यूज को भूल जाइए। आपके ज़िंदगी में अगर बहाना आ गया ना तो आप आगे बढ़ना मुश्किल है। तो कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए, बस पढ़िए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। जो भी डाउट आएगा आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, और हमेशा काम रहना सीखिए। कोशिश कीजिए ना कि हमेशा शांत रहने के लिए। जो बच्चे शांत रहते हैं ना उनके माइंड पे अपना कंट्रोल रहता है। कोशिश कीजिए हमेशा शांत रहने के लिए, कम बोलने के लिए और गुस्सा ना करने के लिए। देखिए, गुस्सा ना करने से ना बहुत सारा फायदा है। अगर गुस्सा आप करेंगे ना तो आपके माइंड पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी क्रिएट होता है, आप हमेशा चिंतित रहोगे। तो गुस्सा मत कीजिए, हंसिए, ठीक है, और पढ़ाई कीजिए मन लगा के। चलिए हम थोड़ा चलते हैं। कुछ बच्चे डाउट पूछे थे। एक सतीश नाम के लड़के हैं, उन्होंने कमेंट में कुछ डाउट पूछे थे, उनका डाउट हम रिजॉल्व करेंगे। और एक श्रील नाम के लड़की है, ठीक है, वो भी, उनका भी डाउट था तो हमने उनको कमेंट के थ्रू बता दिया था। बाकी सतीश का यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो भी बच्चे डाउट पूछते हैं, जैसे सतीश नाम का लड़का है, ये डाउट पूछते हैं, इनका डाउट हम बताते हैं। श्रील नाम की लड़की है, ये भी डाउट, इनका भी डाउट हम बताते हैं।
तो आप लोग डाउट पूछेंगे तो बताएंगे, जो भी डाउट आ रहा है आप पूछिए, पूछेंगे तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं पूछेंगे तो नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है, चलिए सतीश का कुछ डाउट था, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा मैं उसको बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और देखिए बच्चे आप लोग नोट डाउन करेंगे, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बस ओरली है, तो इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, आप जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए इनका सतीश का डाउट था कि सर लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली क्या होता है, इनके बारे में बता दें। ठीक है, चलिए पहले हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बता देते हैं। देखिए ये हो गया आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, कौन कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तीनों लोग कहाँ बैठते हैं, सेंटर में बैठते हैं। ठीक है, अब हम लोकसभा के बारे में थोड़ा जान जाएंगे, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो लोकसभा के बारे में हम जानते हैं। लोकसभा, लोकसभा की हिंदी में भी लोकसभा बोलते हैं, और इसका एक और नाम क्या है, लोअर हाउस। ठीक है, इसको कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, कहीं कहीं आपके बुक में दिया होगा हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, ये लोअर हाउस, ये हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, अब देखिए लोकसभा में अगर कोई भी आदमी लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उनको 25 साल का एज होना जरूरी है, और वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, यानी भारत का नागरिक रहेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 550, और इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 545। ठीक है, 545 में से 543 जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, और जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है बच्चे, एंग्लो इंडियन को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। जो भी बता रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनेंगे, 543 मेंबर होते हैं। ठीक है, और उसमें जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, अब देखिए ये लोकसभा में ही, लोकसभा के जो मेजोरिटी पार्टी होता है, उन्हीं में से पीएम का चुनाव होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। ठीक है, और उसी के बाद उन्हीं में से क्या होते हैं, एक होते हैं आपके स्पीकर होते हैं। तो अभी हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला आपको ये बताया है। अब ये बताइए, देखिए ये हो गया आपका मेजोरिटी में से पीएम होते हैं और ओम बिरला। अब बताइए ओम बिरला जो आपके स्पीकर हैं, आप ये बताएंगे हमें कमेंट में, स्पीकर का चुनाव कौन करता है, स्पीकर का चुनाव कौन करता है, इलेक्टेड कौन करता है, इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, स्पीकर का चुनाव कौन करता है, जैसे मान लीजिए स्पीकर भी तो आप ही के द्वारा चुन के आए हैं। ठीक है, तो ये तो एज ए मेंबर हैं, पर इनको स्पीकर कौन बनाता है ये आपको बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक, इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो ये हो गया आपका ओम बिरला, ये हो गया आपके लोकसभा से जुड़ी जितने सारे फैक्ट हैं वो हो गए। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस, और इसका एक और नाम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, टोटल 250 मैक्सिमम, और मिनिमम कितने होते हैं, 233, और इसमें से जो 12 होता है 12 वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड। ठीक है, और ये भी होते हैं, देखिए अब यहाँ देखिए नॉमिनेटेड का बात हुआ ना, तो जब भी नॉमिनेटेड का बात होगा ना तो सेंटर पे नॉमिनेट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और ये जो 12 लोग होते हैं इनमें कौन कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आर्ट्स से आया है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स से आया है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से आया है, तो इनमें ये सारे लोग काउंट किए जाते हैं। ठीक है,
जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर थे ना, स्पोर्ट्स से आए थे तो राज्यसभा के मेंबर बने थे, तो इनको कौन अपॉइंट किए थे, कौन नॉमिनेट किए थे, तो प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चे, ये 233 जो इसमें मेंबर होते हैं ये सारे इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लोग राज्यसभा में हर 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद सीट क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है। तो हर 2 साल के बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं, यानी एक मेंबर, एक आदमी का कार्यकाल कितना साल होता है, 6 ईयर्स होता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल आपको बताएं। अब और इसमें ये है कि राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता। देखिए ना, हर 2 साल के बाद इलेक्शन करा दिया जाता है तो इसका डिसोल्यूशन कभी नहीं होता है, पर वही लोकसभा का डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो लोकसभा के इलेक्शन 5 साल बाद होता है ना, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना साल का होता है, 5 साल का होता है, याद रखेंगे। और राज्यसभा का 6 साल का। पर राज्यसभा में हर 2 साल के बाद इलेक्शन कराया जाता है तो सीट बढ़ जाती है। ठीक है बच्चे, ये हो गया इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाँ, और इसमें यह है, इसमें जो स्पीकर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू। ये हो गया राज्यसभा से जुड़ी क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में जान जाते हैं। प्रेसिडेंट, अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, अब देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं क्या होते हैं, नॉमिनल होते हैं, नॉमिनल यानी नाम नाम के होते हैं। सारा काम कौन करता है, हमारे पीएम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और इन्हें क्या कहा जाता है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट यानी हेड के स्टेट होते हैं। हो गया। अब चलिए, अब इनके बारे में और थोड़ा सा जान जाते हैं। इनके बारे में ये जानिए, देखिए ये वाइस, जैसे मान लीजिए ये अगर इनको हटाना होगा तो इम्पीचमेंट के द्वारा हटेंगे, इम्पीचमेंट। जैसे देखिए कैसे, मान लीजिए किसी का रेजिग्नेशन दिया है, आप सुने होंगे कि ये बंदा रिजाइन कर दिया, चाहे कुछ भी कर दिया, इनको सीट से हटाना है। जैसे मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उनको हटाना है उनके सीट से, तो क्या करते हैं, आप हटाते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं, वहाँ पे रिजाइन दिलवाना, यहाँ कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब हुआ ना कि हम जो आपके प्रेसिडेंट हैं उनको इम्पीचमेंट से हटाएंगे, यानी उनके द्वारा एक रिजोल्यूशन लाएंगे, पहले लोकसभा में पास करेंगे, फिर राज्यसभा में पास करेंगे, उसके बाद से इनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, आपके एग्जाम में शायद कहीं पूछ दे कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है, तो इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। ये अभी आप याद रखेंगे। ठीक है, आपके जो सुप्रीम कोर्ट के भी जज होते हैं उनको भी इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। तो ये हो गया प्रेसिडेंट से जुड़ी क्वेश्चन। अब प्रेसिडेंट जो होते हैं, स्पीकर का भी, जैसे आपके प्रेसिडेंट होते हैं, आपको ये भी बताएं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, उनका भी अपॉइंटमेंट आपके प्रेसिडेंट करते हैं। एंग्लो इंडियन का भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। जो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं, 12 मेंबर होते हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये हो गया प्रेसिडेंट से जुड़ी क्वेश्चन। ठीक है, और प्रेसिडेंट, अब पता हो गया आपको प्रेसिडेंट के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा जान जाते हैं। हाँ, उनका एक और क्वेश्चन था लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी जान जाते हैं इनके बारे में भी। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, ये स्टेट लेवल पे होता है बच्चे। जैसे मान लीजिए स्टेट लेवल क्या हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब हो गया ना, तो स्टेट लेवल पे होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम मेंबर 500 हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है एग्जाम में, कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 500, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 60। अब ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट ज़्यादा होगा, किसी स्टेट का पॉपुलेशन कम है तो वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट कम होगा। तो मैक्सिमम कितना होगा, 500, और मिनिमम कितना हो सकता है, 60। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें भी स्पीकर होता है ना, तो हर स्टेट में भी स्पीकर होते हैं।
आपके सेंट्रल लेवल पे तो हम बात कर लिए, जैसे पार्लियामेंट में, लोकसभा में आपके स्पीकर हैं ओम बिरला जी, और अब राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपके स्पीकर का काम करते हैं। तो वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर होते हैं। तो हर स्टेट के अलग अलग स्पीकर होते हैं, वो लोग अपना अपॉइंट करते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया आपके लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ गए बच्चे। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट पे काम करता है, और इसका हेड कौन होते हैं? सीएम होते हैं हेड। सारा काम लेजिस्लेटिव असेंबली में सीएम करते हैं, जैसे लोकसभा में सारा काम कौन करते हैं? हमारे पीएम करते हैं, समझ गए बच्चे। वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली का सारा काम सीएम करते हैं आपके। अब देखिए एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इनको कहा जाता है बाइकैमरलिज्म भी कहा जाता है। पूछा जाए कितने स्टेट में है, तो 6 स्टेट में। इसका आंसर श्रील ने दी थी, 6 स्टेट में। तो आप एक ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं इनको, हम थोड़ा ट्रिक मिला कहीं से, तो सोचा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 6 स्टेट है, कौन कौन है? एक बार मैं इधर लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, चलिए ट्रिक से ही लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा है AB। अब देखिए ये बस ट्रिक है ना आपको याद करने के लिए, बाकी आप ऐसे याद कर लेते हैं तो और बेटर है, नहीं याद कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम करना, ठीक है। अब तुम करना, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनका ट्रिक है। अब तुम करना, ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। बी से क्या हो जाएगा? बिहार। टी से क्या हो जाएगा? तेलंगाना। यू से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। एम से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और कर्नाटका, कैसे क्या हो जाएगा? कर्नाटका। अब तुम करना, तो आपके 6 आ गए ना, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब तुम करना आप याद रखेंगे तो आप इससे लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसका, आपका जितने भी स्टेट आते हैं, 6 स्टेट आते हैं, उनका नाम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का ट्रिक, समझ गए। तो देखिए जैसे हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, वैसे होता है लोकसभा, और जैसे आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वैसे होता है राज्यसभा, समझ गए। जैसे देखिए आपके पीएम होते हैं वो लोकसभा में फंक्शन करते हैं, वैसे हमारे सीएम जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में फंक्शन करते हैं, समझ गए बच्चे। तो ये हो गया सिमिलरिटी इसके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सतीश का डाउट क्लियर हो गया है। अगर अब भी आपको बच्चों अगर दिक्कत हो रहा है, कोई भी अगर डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट करेंगे और पूछेंगे, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो सारे चीज़ें क्वालिफाई मतलब क्लेरिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए थोड़ा अब जो मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए यहाँ एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इधर थोड़ा सा रफ बनाकर। आपके शेड्यूल कितने हैं टोटल? अनुसूची जिसको बोलते हैं हिंदी में। आपके अनुसूची कितने हैं? 12 है। शेड्यूल कितने हैं? 12। ठीक है, एक मैंने शायद पोस्ट भी किया था आप लोगों के लिए कि शेड्यूल से रिलेटेड एक इमेज भी डाला था, उस पर लिखा था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये आपका, अगर ये आपको चीज़ याद रहेगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सॉरी, तो ये आपको पूरा जितने 12 शेड्यूल्स हैं वो याद हो जाएंगे। कैसे? चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। TEARS लिखा है, तो आपको ये जैसे ही याद रहेगा टीयर्स, तो टी से क्या हो जाएगा आपका? टेरिटरी ऑफ स्टेट। क्या हो जाएगा? टेरिटरी ऑफ स्टेट। यानी फर्स्ट शेड्यूल में आपके जितने भी स्टेट आते हैं और यूनियन टेरिटरी आते हैं वो आते हैं फर्स्ट शेड्यूल्स में, ठीक है बच्चे। और सेकेंड शेड्यूल्स देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आपके सेकंड शेड्यूल में क्या होता है? इमॉल्वमेंट, यानी जितनी भी सैलरी वगैरह होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके प्रेसिडेंट है उनके सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके सैलरी है, आपके मान लीजिए यूपीएससी के जो बच्चे उच्चे होते हैं जो एग्जाम क्लियर करके जाते हैं उनके मेंबर होते हैं, उन लोगों की सैलरी है, ठीक है। तो अलग अलग मिनिस्टर वगैरह का सैलरी है, तो ये आपके सेकेंड शेड्यूल में आता है। अब आ गया ए, ठीक है। ए फॉर अफर्मेशन एंड ओथ,
अफर्मेशन एंड ओथ। अब देखिए, जो भी आपके मान लीजिए कोई भी अगर इंसान जब अपना शपथ लेता है तो उनके कुछ प्रोसेस होते हैं, तो किस शेड्यूल में आता है, तो आपके तीसरे शेड्यूल में आता है। ठीक है, देखिए इधर तीसरे नंबर लिखा है यहाँ पे। फिर आर फॉर राज्यसभा, तो ये फोर्थ शेड्यूल में आता है आपका। राज्यसभा को हम फोर्थ शेड्यूल में रखें। राज्यसभा, जिससे राज्यसभा के सीट को अलॉट किया जाता है ना, वो आपके फोर्थ शेड्यूल में रखा गया है। ठीक है, एलोकेशंस। उसके बाद आ गया फिफ्थ शेड्यूल से एस। तो फिफ्थ शेड्यूल में आपके क्या आते हैं, शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया, ठीक है। तो ये आप जैसे टीयर्स का स्पेलिंग याद रखेंगे आप, तो इससे आपके 5 शेड्यूल याद हो गए। टी फॉर टेरिटरी ऑफ स्टेट, ई फॉर इन्वॉल्वमेंट, ए फॉर अफर्मेशन इन ओथ, आर फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशंस, एस फॉर शेड्यूल एरिया। ठीक है, देखिए अब नहीं अगर याद रहेगा ना, तो आर से क्या हो जाएगा, राज्यसभा, और एस से क्या हो जाएगा, शेड्यूल एरिया। ऐसे भी याद हो जाएगा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद क्या आ गया, ओ से क्या हो जाएगा आपका, अदर ट्राइबल एरिया। अदर ट्राइबल एरिया, जैसे मान लिए अदर ट्राइबल एरिया असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया। यहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं ना, जैसे आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, एटीएम एम, इससे बताया था ना, इसमें 4 स्टेट आते हैं जो 6 शेड्यूल में आते हैं। तो हो गया आपके। ठीक है, अब देखिए एफ से क्या हो जाएगा आपका, फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट, तो फेडरल लिस्ट में कितने लिस्ट आते हैं, 3 आते हैं ना, कौन कौन से, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। 3 लिस्ट आते हैं। इसमें हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इन तीनों लिस्ट के बारे में बता दिए। सेंटर में कौन बनाता है, कंकरेंट लिस्ट में कौन बनाता है, स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर। स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट लॉ बनाता है, और यूनियन लिस्ट में ओनली यूनियन लॉ बनाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके 8 शेड्यूल्स में। 8 शेड्यूल्स में आपके क्या आते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज आता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अभी आपके लैंग्वेज कितने हैं, 22 है, तो ये भी आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया 9th शेड्यूल्स में। 9th शेड्यूल्स में लैंड रिफॉर्म आता है, लैंड रिफॉर्म्स। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले अमेंडमेंट हुआ था किस में, तो सबसे पहले अमेंडमेंट हुआ था ना, तो लैंड रिफॉर्म किया गया था। तो ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट है। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 9th शेड्यूल को अमेंड किया गया था। फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ था वो 9th शेड्यूल को अमेंड किया गया था 1951 में, आई थिंक। ये थोड़ा डाउट ही है, इस पे रहने दीजिए। 1951 में शायद हुआ था, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आपका लैंड रिफॉर्म आया था, फर्स्ट लैंड रिफॉर्म आया था, सॉरी। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका ये लैंड रिफॉर्म जो होता है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में ही हुआ था, क्योंकि हमारा 1950 में आपका संविधान जब लागू हो गया था, तो उसके बाद से हम अमेंड कर सकते थे। तो 1951 में ही इसका अमेंडमेंट हुआ था, पर आप चेक कर लीजिए, ऐसे मैं श्योर हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया। और डी से क्या हो जाएगा आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आपके 10th शेड्यूल में आता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब हुआ ना, जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे बीजेपी में कोई एमपी है, बीजेपी में कोई आपके एमएलए वाले एमपी के पार्टी है, और वो बीजेपी से अपना पार्टी छोड़कर, मतलब बीजेपी पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में जब जाना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि बीजेपी में पहले थे, तो उस पार्टी को रिजाइन देंगे तभी तो कांग्रेस में आएंगे ना। तो रिजाइन, जब एक पार्टी को रिजाइन देकर दूसरे पार्टी में आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। समझ गए, एक बार और अच्छे से समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ए आदमी है, ये पहले बीजेपी में था, ठीक है, और ये बीजेपी में से हटकर, आपके मोदी जी के सरकार से हटकर ये जाना चाहता है। ये मतलब मुझे मान लीजिए कि बीजेपी में है, तो बीजेपी से अपना पहले रिजाइन दे दिया,
कि नहीं, मैं आपके साथ काम करना नहीं चाहता, मैं किसी और पार्टी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो ये रिजाइन दे दिया ना, तो इसको बोलेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी मतलब अलग हो गया भाई, ठीक है। अब सुने हो ना, एंटी पार्टी हो गया हो ना, आप मेरे से बात नहीं करो, गलत बात है, एंटी पार्टी हो। तो एंटी मतलब इस पार्टी बीजेपी से निकलकर किसी और में जाएंगे। अरे भाई तुम कमा रहे हो, ठीक है, यहाँ जाकर लीडर हो, तो अब तुम जैसे ही रेजिग्नेशन दोगे किसी न किसी पार्टी में जाओगे ना, तो उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। समझ गए? अब चलिए आगे, आपके पी से क्या होता है? पंचायत, ठीक है। तो पंचायत आपकी किस शेड्यूल में आता है? 11 शेड्यूल में आता है। पंचायत को कब अमेंड किया गया था? 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, ठीक है। पंचायत को अमेंड किया गया था, और ये सबसे पहले पंचायत किस स्टेट में लागू किया गया था? तो राजस्थान में, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आया म्यूनसिपालिटी। म्यूनसिपालिटी को 74th अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। समझिए, तो ये इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये ट्रिक आपको आपको याद रहेगा, जैसे टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, तो आपको सारे ट्रिक का नाम याद हो जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया, आज मैंने शेड्यूल के बारे में ख़त्म करवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर लेंगे? नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा फंडामेंटल राइट में कितने आर्टिकल हैं, सब आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब एक पूरे डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि डीप लेवल को आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस ऊपर ऊपर पढ़ना है, जानना है आपको बस। आप डेप्थ में कब पढ़ेंगे? जब आप किसी स्पेशली एग्जाम की तैयारी करेंगे, स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो वहाँ डेप्थ में जाना होता है। बस आपको एग्जाम क्लियर करना, उसकी व्यू से मैं फंडामेंटल राइट कल पढ़ा के आपको ख़त्म कर दूंगा। और इसी फंडामेंटल राइट जब पढ़ाएंगे, तो इसमें जो भी हमको इम्पोर्टेंट आर्टिकल आएगा उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। और साथ ही उसके अगले दिन क्या करूंगा, जो जो हमको अमेंडमेंट लगा है, जिसे श्रील ने कहा था कि सर इतना अमेंडमेंट और आर्टिकल कैसे याद होगा, तो मान लीजिए जितने आर्टिकल होंगे यहाँ पे मैं याद करवा दूंगा फंडामेंटल राइट में, ठीक है। उसके बाद से जितने अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट हैं वो चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग देखिएगा, और जो भी बच्चा आप लोगों को डाउट आ रहा है ना, तो आप डाउट पूछिए। डाउट पूछेंगे ना तभी आपका सोल्यूशन मिलेगा, डाउट नहीं पूछेंगे ना तो कोई उपाय नहीं है मेरे पास। ऐसे क्या पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं? जब तक आप बताओगे नहीं, डॉक्टर के पास जाकर इलाज अपना नहीं बताओगे अपना प्रॉब्लम, तो कैसे हम बताएंगे इलाज? ठीक है। तो आप लोग अपना डाउट बताएंगे, ठीक है, डाउट बताएंगे, उसके बाद से हम सॉल्यूशन बताएंगे। कैसा लगा लेक्चर आप बताएंगे कमेंट करके, और कुछ भी डाउट आएगा तो फिर से आप कमेंट करेंगे। आपका जो हिस्ट्री का लेक्चर है वो मंडे से अपलोड होगा। इसके बीच में हमें क्या क्या अपलोड करना है, मैप वाले पोर्शन 1-2 वीडियो है वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप लोगों के डाउट ले लिया जाएगा, जितने भी डाउट आ रहे हैं वो, और जो भी हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं करवाया हमने, आपके एमसीक्यू में नहीं मिल पाया, इसकी वजह से नहीं करवाया। जैसे आईएमएफ के बारे में, WTO के बारे में, WHO के बारे में, ये सब थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, इम्पोर्टेंट है थोड़ा थोड़ा। तो इन सब के बारे में अभी बता देंगे जितने ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन जिससे आने के चांसेस है ना, वो सारे बताएंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ, आप लोग जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।